हाँ जी, नमस्कार। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। दोस्तों, हम आपको भारतीय शिक्षा का इतिहास प्रतिदिन कंटिन्यू प्रत्येक क्रम बाई क्रम वीडियो से बताते आ रहे हैं। हमने आपको बताया था कि भारतीय शिक्षा का इतिहास 5 कालों में विभक्त है। पहले नंबर पर मैंने आपको बताया था वैदिक कालीन शिक्षा, दूसरे नंबर पर बताया था बौद्ध कालीन शिक्षा और तीसरे पर बताया था ब्रिटिश कालीन शिक्षा और 5वें नंबर पर आधुनिक शिक्षा व्यवस्था। हम आपको क्रम से ये वीडियो बनाते जा रहे हैं और आपको भारतीय शिक्षा के इतिहास के बारे में बताते आ रहे हैं। हम आज आपसे बात करते हैं आधुनिक शिक्षा व्यवस्था में। हमने आपको 1600 ईस्वी जब ईस्ट इंडिया कंपनी प्रवेश हुई थी, उसी समय 1667 ईस्वी में जो है ईसाई भी अपने यहाँ प्रवेश हुए थे। उन्होंने भी अपनी शिक्षा का प्रचार प्रसार किया। उसके बाद 1937 ईस्वी में महात्मा गांधी जी के विचारों पर नई तालीम शिक्षा या वर्धा योजना या बेसिक शिक्षा या सिर्फ शिक्षा, उसी के नाम से जाना जाता है, उसमें हुआ, जिसमें बताया गया कि बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाए। इसके बाद हमने आपको बताया था, बहुत आयोग भी बताए थे हमने। 1854 ईस्वी आपको वोट का घोषणा पत्र, हंटर कमीशन आयोग, और इसके आगे हमने आपको बहुत आयोग एवं समिति के बारे में जानकारी दी थी। हमने आपको इसी के क्रम में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग बताया था, माध्यमिक शिक्षा आयोग बताया था, हमने ताराचंद समिति आपको बताई थी। आज हम इसी के क्रम में आगे चलते हुए आपको बताने जा रहे हैं डॉक्टर संपूर्णानंद समिति 1961 ईस्वी में आई थी। इसका क्या उद्देश्य था? इस समिति को गठन करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि 1947 ईस्वी में हुए भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के बाद अनेक ब्रिटेनकारी शक्तियों ने देश की एकता और अखंडता को खंडित करने का प्रयास करने लगी। जब 1947 ईस्वी के बाद स्वतंत्र भारत के बाद भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, उसी समय ब्रिटेनकारी शक्तियां अपने देश की एकता और अखंडता को जब खंडित करने लगी, तो इस कमेटी की आवश्यकता पड़ी। ब्रिटेनकारी शक्तियों को रोकने तथा राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने मई 1961 ईस्वी में डॉक्टर संपूर्णानंद की अध्यक्षता में संवेगात्मक एकता पर एक समिति का गठन किया। इस समिति को हम संपूर्णानंद समिति के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि संपूर्णानंद जी की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया था। दोस्तों, नेक्स्ट, इस समिति के सुझाव क्या थे? जब समिति गठन हुई, इसमें अध्यक्ष के अतिरिक्त 6 और सदस्य शामिल थे। इस समिति ने अपना प्रतिवेदन सुझाव दिए और इसका जो बहुत महत्वपूर्ण सुझाव थे वो क्या थे? ये बहुत, अगर छात्रों मित्रों ये आप विस्तृत तरीके से इसका अध्ययन करना चाहें तो आप डॉक्टर संपूर्णानंद समिति 1961 ईस्वी का अध्ययन कर सकते हैं। इसमें हम बहुत महत्वपूर्ण, बहुत सूक्ष्म तरीके से, बिल्कुल सार, जो आने वाली परीक्षाओं में प्रश्नों के माध्यम से आप लोगों से पूछा जा सकता है, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। इस समिति के जो सुझाव थे, देश तथा विश्व के महान व्यक्तियों के जीवन, इनके जीवन परिचय, इनके जीवन को जानना, जो महान व्यक्ति हैं, इसके साथ महान पुस्तकों को भी शामिल करना, जो अपनी महान पुस्तकें हैं, तथा एनसीसी, देखिए, है ना, नेशनल कैडेट कोर, एनसीसी डॉक्टर संपूर्णानंद समिति के सुझाव पर ही एनसीसी आई थी। स्काउट गाइड, हम और जानते हैं, स्काउट गाइड भी इसी समिति के सुझाव पर आई थी। एवं राष्ट्रीय ध्वज के इतिहास एवं राष्ट्रगान को एक सुर में अनुशासन में गाना चाहिए। राष्ट्रध्वज के बारे में भी इसी समिति ने अपना सुझाव दिया था। राष्ट्रगान के बारे में भी इसी समिति ने अपना सुझाव दिया था। इसके साथ साथ इस समिति ने एक महत्वपूर्ण सुझाव और दिया था, राष्ट्रीय दिवस। इस कमेटी ने सुझाव दिया था राष्ट्रीय दिवस 26 जनवरी
जिसको हम गणतंत्र दिवस के नाम से 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस और 2 अक्टूबर गांधी जयंती को विद्यालय में मनाया जाना चाहिए। ये संपूर्ण समिति रिपोर्ट के सुझाव थे। इसी के सुझाव के आधार पर हम 26 जनवरी, 15 अगस्त और गांधी जयंती या 2 अक्टूबर को विद्यालय में प्रतिवर्ष मनाते हैं। इसके बाद आपकी आती है हंस मेहता समिति। ये भी 1961 ईस्वी में आई थी। ये किसके लिए आई थी, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, इसने किसके विषय में जो है सुधार किए, सुझाव दिए। तो 1 नवंबर 1961 ईस्वी को राष्ट्रीय महिला शिक्षा आयोग की अध्यक्षा श्रीमती द्राक्षा शरण ने श्रीमती हंसा मेहता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया, जिसे हंसा मेहता समिति के नाम से भी जाना जाता है। इस समिति में कुल 11 सदस्य थे। कितने मेंबर थे इसमें? कुल 11 मेंबर थे हंस मेहता समिति में। इस समिति ने महिला शिक्षा की समस्याओं पर विचार विमर्श के बाद समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। इस समिति ने किस पर काम किया? तो हंस मेहता समिति ने बालिकाओं की शिक्षा पर, महिलाओं की शिक्षा पर बहुत विस्तृत तरीके से अपने सुझाव, उनकी समस्याओं पर ध्यान देना, क्या क्या जो है सुधार हो सकते हैं महिलाओं या बालिकाओं की शिक्षा पर, वो सुझाव उन्होंने ले करके और उसका प्रतिवेदन किया, जिससे महिलाओं को बहुत अच्छे से अच्छी शिक्षा दी जा सके। राष्ट्रीय प्रतिभा खोज हम आप जानते हैं, ये किसके लिए आई थी, कब आई थी? राष्ट्रीय प्रतिभा खोज 1963 ईस्वी में प्रतिभाशाली बच्चों को स्कूल स्तर पर चयनित कर उन्हें प्रोत्साहन स्वरूप छात्रवृत्तियां प्रदान करना था। जो भी बच्चे हैं प्रतिभाशाली है, होनहार है, बहुत योग्य हैं, उन बच्चों को राष्ट्रीय प्रतिभा खोज 1963 ईस्वी में जो आई है, इस स्कीम के तहत उनको छात्रवृत्ति प्रदान करना। नेक्स्ट, वेद प्रकाश 1964 ईस्वी। वेद प्रकाश ने 1964 में कहा था, या इनके अनुसार, कि कोई बच्चा निश्चित अवधि के किसी पाठ्यक्रम को पूरा करने से पूर्व, भाई एक निश्चित अवधि होती है, जब बच्चा विद्यालय में प्रवेश करता है, एडमिशन लेता है, तो उसका एक सत्र होता है कि इस अवधि से इस अवधि तक एक सत्र चलेगा, बच्चा नियमित रहेगा, और उसी सत्र वाइज एक पाठ्यक्रम भी निर्धारित होता है कि बच्चा जितना पाठ्यक्रम एक सत्र में है उसे पूरा करेगा। किसी पाठ्यक्रम को पूरा करने से पूर्व विद्यालय छोड़ देता है तो वह क्या कहलाता है? तो वह अपव्यय होता है, या हम उसे अपव्यय कहते हैं। आपसे पूछ लिया जाए बच्चों कि अपव्यय क्या होता है, तो अपव्यय वह होता है कि कोई बच्चा निश्चित अवधि के किसी पाठ्यक्रम को पूरा करने के पूर्व विद्यालय छोड़ देता है, उसे हम अपव्यय कहते हैं। एवं किसी बच्चे का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रुकना, उसको हम अवरोधन कहते हैं। जैसे कोई बच्चा क्लास 3 में पढ़ रहा और वो इस वर्ष भी क्लास 3 में था, इसके बाद भी क्लास 3 में रहेगा, फिर आने वाला वर्ष होगा उस समय वो क्लास 3 में रहेगा, तो वो उसका क्या होगा? वो उसका अवरोधन होगा, उसको हम अवरोधन कहते हैं। ये हमने दोस्तों, प्यारे छात्रों, बहुत महत्वपूर्ण कमेटी है, बहुत महत्वपूर्ण समिति है और बहुत महत्वपूर्ण परीक्षा के लिए प्रश्न है। आप कई पुस्तकों में इन्हें खोजेंगे, लेकिन सन बाई सन क्रम से इन्हें आप हमारे माध्यम से ही पाएंगे। आप इसलिए हम आपसे कहते हैं कि आप इंद्रपाल सिंह यादव यूट्यूब चैनल पर जाइए, सर्च करिए और सब्सक्राइब करिए और लिंक को शेयर करिए। और पहला वीडियो हमारा पार्ट 1 से आप कंटिन्यू पार्ट 13 तक, जब उसको कॉपी लीजिए, पेन लीजिए और उसको नोट करिए, और जब आप 13 वीडियो सीरियल से लिखने के लिए बैठेंगे, तब आपको चलेगा कि हर विषय की तरह भारतीय शिक्षा का इतिहास कितना महत्वपूर्ण है, कि हमें कैसे पता चला है कि हम वैदिक कालीन शिक्षा से आज हम जहाँ चल रहे हैं, जहाँ हम प्रवेश कर रहे हैं, अब तक कितने सुधार हुए हैं, शिक्षा के लिए कितने शोध हुए हैं, और शिक्षा को कैसे अच्छी से अच्छी बेहतर शिक्षा बच्चों को दी जाए। एक और बात कहना चाहते हैं, हमारी बात अभिभावक सुन रहे होंगे और छात्र तो सुन ही रहे हैं, और मेरे फेसबुक आईडी पर लगभग 5000 मित्र हैं। हमारा सभी से विनम्र निवेदन है कि आप सभी अपने बच्चों को, नया शैक्षिक सत्र चालू है,
बच्चों का विद्यालय में प्रवेश कराएं और बच्चों की शिक्षा पर अवश्य ध्यान दें। जितना भी हम मानते हैं कि समय अभाव का कारण सभी के पास, सभी गार्जियन के पास बहुत अधिक व्यस्तता है, लेकिन उसमें से भी कुछ समय ऐसा निकालें कि अपने बच्चों की जरूर घर पर देखरेख करें और उन बच्चों से पूछें कि आज विद्यालय में अध्यापक महोदय ने क्या पढ़ाया, क्या बताया, इनका होमवर्क क्या है। बच्चों पर थोड़ा टाइम जरूर दें और बच्चों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दें। आप भूखे रह सकते हैं, आप अच्छे कपड़े पहनने में कंजूसी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों बच्चों की शिक्षा में, बच्चों के भविष्य के लिए आप कतई भी कंजूसी मत करिएगा, क्योंकि आने वाली पीढ़ी, आपके आने वाले बच्चे यही देश के कर्णधार हैं। इनसे यही देश की सेवा कर सकते हैं। किस स्वरूप में सेवा करेंगे? कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई सेना में जाकर के भारत देश के लिए महान योगदान देगा। दोस्तों, हम आपको ये वीडियो क्रमशः बताते आ रहे हैं। हम पुनः नेक्स्ट वीडियो में हमारी आपकी भेंट होगी। तब तक के लिए हम आपको पुनः, इस समय चैत्र नवरात्रि चल रही है, आपको बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ बधाई देते हुए आपको पुनः यही कहना चाहते हैं कि आप सभी बच्चों की शिक्षा पर जरूर ध्यान दें। कल हमारी आपकी पुनः मुलाकात होगी, पुनः हम लाइव आएंगे फेसबुक पर, और आप सभी जाइए हमारे यूट्यूब चैनल पर, क्रमशः वीडियो पड़े हुए हैं पार्ट 13 तक। अच्छा दोस्तों, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।